उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का ऋषिकेश दौरा, मुनि की रेती लक्ष्मण झूला कांवड़ क्षेत्र का किया निरीक्षण। डीजीपी ने कांवड़ियों से व्यवस्थाओं के बारे में लिया फीडबैक। हरिद्वार में धामी सरकार की पहल, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। भोले के जयकारों से गूंज उठी धर्मनगरी, तो मोदी योगी और बुलडोजर कांवड़ का दिखा क्रेज। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, फर्जीवाड़ा कर करीब 107 बीघा जमीन हड़पने का लगा आरोप। जनसंघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल को भेजा मांग पत्र, सीबीआई से जांच कराने की मांग। ऋषिकेश में एसओजी देहात टीम की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान 2 वाहन शराब से लदे हुए पकड़े, 4 युवकों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही बारिश, 9 राज्य मार्गों सहित 161 सड़कें बंद, तो घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। जोखिम भरी आवाजाही। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने ऋषिकेश, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों से खुद व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया और पुलिस के व्यवहार के बारे में भी पूछताछ की। निरीक्षण के बाद डीजीपी ने सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हुए अपनी पूरी टीम के द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। उनका कहना है कि आम जनमानस का भी काफी सहयोग मिला है। उन्हें उम्मीद है कि सभी के सहयोग से कांवड़ मेला चाहे नीलकंठ का हो या हरिद्वार का, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। बेसिकली पूरे जो ऋषिकेश क्षेत्र है, जिसको वरिष्ठतर ऋषिकेश कह सकते हैं, जिसमें तीनों जिलों का एरिया आता है, देहरादून, टिहरी और पौड़ी, इस पूरे क्षेत्र के कांवड़ व्यवस्था का हमने आज जायजा लिया और व्यवस्था अभी तक पूरी तरह दुरुस्त चल रही है। और कल से जो पीक डेज मान रहे हैं हम 3 दिन, जो सबसे बड़े दिन होंगे इस पूरे क्षेत्र के लिए, 23, 24, 25, वो कल से शुरू हो रहे हैं। तो जो कुछ व्यवस्थाएं थी, जो इनके ट्रैफिक डाइवर्जेंस, तो कुछ तो इन्होंने लागू कर दिए, कुछ रोके हुए थे, वो कल सुबह से लागू हो जाएंगे। यानी कि जैसे राम झूला पुल जाने के लिए और जानकी पुल आने के लिए, ये 100% कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह बाकी जो भी इनकी व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी दुरुस्त हैं और आपसी समन्वय भी तीनों जिलों का बना हुआ है, हरिद्वार से भी समन्वय बना हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो। कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। नारसन बॉर्डर से लेकर हर की पौड़ी तक जिलाधिकारी और एएसपी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए और फूलों की बारिश होते ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से धर्मनगरी गूंज उठी। बता दें कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत कर चुके हैं। बता दें मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं आसमान से पुष्प वर्षा कर दृश्य बेहद ही रोमांचकारी रहा और कांवड़िए पुष्प वर्षा होते देख भाव विभोर हो गए। अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में डाक कांवड़ी उमड़ रहे हैं। ऐसे में डाक कांवड़ियों के वाहनों को भगवानपुर और बहाराबाद टोल प्लाजा पर फ्री कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि आगामी 26 जुलाई तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेंगे, तो वहीं टोल प्लाजा पर दिन भर कांवड़िए आराम करते भी नजर आ रहे हैं।
धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला चरम सीमा पर पहुंच गया है। पैदल कावड़ियों के बाद अब डाक कावड़ का आगमन भी शुरू हो गया। उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे यूपी, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में कावड़ वाहनों से हरिद्वार की बैरागी कैंप पार्किंग लगभग फुल हो गई है। बैरागी कैंप को ही कावड़ मेले की मुख्य पार्किंग माना जाता है। बता दें, बैरागी कैंप से कावड़ यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास कुमार ने। कावड़ मेला अपनी चरम पर है। इस वक्त हम मौजूद है बैरागी कैंप के एक वॉच टावर पर। आपको दिखाना चाहेंगे जो ये बैरागी कैंप क्षेत्र है, यहाँ पर शिव भक्तों के लिए जो ये कावड़ पार्क बनाई गई है, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे। जहाँ तक आपकी ये नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये हजारों की संख्या में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। वहीं हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी हुई हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, लाइट्स हो या शौचालय हो या फिर सीसीटीवी कैमरा से भी नज़र रखी जा रही है। वहीं हम बात करें शिव भक्तों की, अब तक शिव भक्त 1.5 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त यहाँ सर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए हैं। A1 टीवी विकास कुमार, हरिद्वार। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में स्नान करते समय एक कावड़िया तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद युवक को गंगा में डूबता देख जवानों ने युवक को सकुशल बाहर निकाला। बता दें कि युवक रविंद्र जाट यूपी के सहारनपुर का निवासी है। वहीं कावड़ यात्रा के चलते भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी गंगा घाटों पर नजर रख रही है। ऐसा पकड़ना इसको। कच्चा नहीं पहनवानो। खबर देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य की ओर से एक निजी धार्मिक समारोह में अपने अधीनस्थ अफसरों को आमंत्रण देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि रेखा आर्य ने यूपी के बरेली में धार्मिक आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने अधीनस्थ अफसरों को भी आमंत्रण दिया, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर सरकारी स्तर पर इस प्रकार के आदेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि उन्होंने निमंत्रण दिया है, कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। पर नहीं रहेंगे, आपदा का सीजन है, लेकिन वो बरेली में फूड और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को बुला रही हैं। आपको नहीं लगता सर ये निरंकुशता है और इस पर कहीं ना कहीं नैतिकता लोगों को देखनी चाहिए? अभी ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है, आएगा तो उसको देखेंगे अभी क्या। देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है, तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई? मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था कुछ दिन पहले कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी, आपदा आ सकती है, बरसात का मौसम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर में कोई कार्यक्रम हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें आप कार्ड दे सकते हैं अपनी तरफ से, आप आमंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी उच्च अधिकारी के माध्यम से मातहतों को आदेश जारी नहीं होता। ये चिट्ठी सरकारी चिट्ठी है। एक निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी चिट्ठी लिखने का, सरकारी आदेश करने का क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में है। जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, जहां वो अपॉइंटेड हैं वो वहीं रहेंगे, तो कैसे उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है? बरेली आने के लिए कैसे कह सकती है एक मंत्री? ये तो मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना है, और एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी प्रदेश में। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हमने विरोध किया, और हम नहीं चाहते कि प्रदेश में जिस समय भारी बरसात चल रही है, कांवड़ की यात्रा चल रही है, ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अगर कोई मंत्री अपने यहाँ बुलाने के लिए, अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए
सरकारी आदेश पारित करवाएगा तो निश्चित ही निंदनीय है और इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए, इसको रोका भी जाना। खबर देहरादून से है, जहां अवैध प्लांटिंग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर चला है और जिलाधिकारी सोनिका मौके पर पहुंची और अवैध प्लांटिंग पर चल रहे अवैध निर्माण को तोड़ने फोड़ने की प्रक्रिया की गई। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के पौष इलाके कैनाल रोड पर करोड़ों की अवैध प्लांटिंग का बड़ा खेल चल रहा है। 3 से 4 बीघा के प्लॉट से करीब 40 लाख की मिट्टी बेची जा रही है और अवैध प्लॉटिंग से गुप्ता ब्रदर्स के साथ देहरादून के नामी गिरामी प्रॉपर्टीज डीलरों के शामिल होने की बात भी सामने आई है। वहीं इस खेल में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भवन निर्माण कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए एमडीए से नक्शा पास नहीं कराया गया था। ये एमडीडीए के द्वारा डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है और अब इसमें क्या परमिशंस दी गई थी और किसके उसके चलते क्या किया गया है, इस पे अभी हमारी टीम भी देख रही है इसको और एमडीडीए की भी टीम देख रही है और जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाए। देहरादून के केनाल रोड में मैं आज खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अब जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। यह कहा जाता है कि गुप्ता ब्रदर्स के द्वारा यह जमीन पर कब्जा किया गया था। इस जमीन को लेकर देहरादून में काफ़ी विवाद चल रहा है और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखें आप, जमीन में अवैध निर्माण भी कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन अवैध निर्माण के काम को प्रशासन ने सख्ती के साथ रोक दिया। जेसीबी बुलवाई गई थी, जेसीबी से अवैध जो निर्माण हो रहा था उसको तोड़ दिया गया और साथ ही साथ कई दीवार भी खड़ी कर दी गई थी जिसे तोड़ दिया गया। यदि मैं अपने कैमरामैन को कहता हूं कि वे बोर्ड की तरफ दिखाएं तो बोर्ड में यह साफ साफ लिखा गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत स्थल पर अनाधिकृत भू विन्यास का प्लॉटिंग का मानचित्र मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है, अतः संबंधित स्थल पर भूमि प्लॉट क्रय विक्रय करने से पूर्व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल यह अवैध निर्माण का मामला पड़ रहा है। गुप्ता ब्रदर्स ने यहाँ पर अवैध निर्माण के काम को करने का प्रयास किया था, जिसको प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए यहाँ रोक दी। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर निर्मित दीवार को तोड़ा जा रहा है। डीएम सोनिका भी आ चुकी थी यहाँ पर कुछ देर पहले, अभी स्थल पर मौजूद थी और उन्होंने साफ कहा कि बिना आपने एमडीडी के परमिशन से यहाँ पर निर्माण करवाया है जो गलत है, इसको तोड़ना पड़ेगा और जो भी बन पड़ेगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कैमरा पर्सन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी देहरादून। देहरादून के पूर्व डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार को 3 दिन पहले स्वास्थ्य एवं मिशन के प्रभारी सचिव के तौर पर तैनात किया गया है। पदभार संभालते ही प्रभारी सचिव ने अस्पतालों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। डॉक्टर आर राजेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार। इन्होंने अभी स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाली है। आइए जानते हैं इनसे इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। सर, आपकी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र उत्तराखंड में क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मेरी जो प्राथमिकता है वो ये रहेगी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे और इसके लिए अभी फ़िलहाल हम लोग प्रयासरत हैं और इसमें हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि जो टेलीमेडिसिन है और टेली कंसल्टेशन है तो उत्तराखंड के लिए एक वरदान के तौर पे उभर के आया है। उसके माध्यम से हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स रहे और स्वास्थ्य सुविधा हर घर तक पहुँचे। सर, अभी जब आप स्वास्थ्य सचिव बने हैं तो आपके सामने प्रमुख समस्या क्या रही? किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ 3-4 दिन हुए हैं इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हुए, लेकिन एक इशू जो मैंने अपने फील्ड विज़िट में पाया वो ये है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी है। जैसे सर्जन की कमी है, जैसे एमडी फिजिशियन की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। तो इन चीज़ों को कैसे इन चीज़ों को प्लग किया जाए, कैसे इन गैप्स को प्लग किया जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ एब्सेंटिज़म का भी इशू रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में।
जब ज़रूरत पड़े उस समय डॉक्टर्स उपलब्ध कभी कभार कतिपय कारणों की वजह से नहीं रहते हैं। ये भी एक मेजर इशू है जिसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर, नकली दवाइयों का कारोबार देहरादून में काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है, इस पर आप कौन सी कड़ी कार्यवाही कर सकते हैं? देखिए, नकली दवाई के इश्यूज़ समय समय पे उभर के आते हैं, तो इसमें हम लोग एनफोर्समेंट के माध्यम से हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार के जो सेलर्स हैं जो नकली दवाई बेचते हैं और ऐसे कारखाने हैं जो उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, उन पे हम लोग क्विक रिस्पांस टीम्स बना के हम लोग कार्रवाई इंश्योर करेंगे। सर, ये अक्सर देखा गया है कि जब डॉक्टर से लोग पेशेंट दवाई लिखवाते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सरकारी मेडिकल हॉल में नहीं मिलती है और वो कहते हैं कि आप बाहर से खरीद लीजिए। तो क्या सर वो काफ़ी महंगी दवाई होती है, तो आप क्या ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिनसे गरीब तबके के लोगों को सरकारी अस्पताल, मेडिकल अस्पताल में ही मेडिकल दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएँ? देखिए, गवर्नमेंट का एक प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है और प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत जो दवाइयाँ उपलब्ध करानी मुहैया हम लोग कराते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो फार्मेसीज़ हैं, तो वहाँ पे पहुँचें और किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी ना हो। जो एसेंशियल मेडिसिन जो गवर्नमेंट मुहैया करा रही है उसको एटलीस्ट जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है कि अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स लोग बाहर भी प्रैक्टिस करते हैं, जिस कारण से वो अस्पताल में काफ़ी कम समय दे पाते हैं और परेशानी लोगों को बहुत इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए, एक परसिस्टिंग प्रॉब्लम है और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है ये प्रॉब्लम, दूसरे स्टेट्स में भी है। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम एक डेडिकेटेड पूल ऑफ डॉक्टर्स डेवलप करें जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिस्टम के तहत जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पे वो लोग काम करें और बाकी इस प्रकार का कोई भी कृत्य बाहर आता है ना, हमारे संज्ञान में आता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर आर राजेश कुमार, ये अभी प्रभारी सचिव का उन्होंने पदभार संभाला है और आते ही इन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर आउटसोर्स प्रैक्टिस करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मेडिकल हॉल में भी, सरकारी मेडिकल हॉल में भी दवाएं लोगों को आसानी से मिल जाएगी। कैमरा पर्सन आज़ाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV देहरादून। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर कुमाऊं कमिश्नर ने बैठक ली, जिसमें नगर निगम और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए। बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2000 करोड़ रुपए की घोषणाएं के क्रियान्वयन को लेकर कमिश्नर और मेयर के सामने विकास योजनाओं का खाका रखा गया। वहीं कमिश्नर ने समय समय पर कार्यों की गुणवत्ता की जांच और मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी सरकार द्वारा 2025 करोड़ रुपया माननीय मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है। उसी के निमित्त ये बैठक आयोजित की गई है। आज इस बैठक को चेयर कमिश्नर कुमाऊं दीपक राव जी ने किया और लगभग सभी डिपार्टमेंट्स, वर्किंग एजेंसीज और टीसी और इंफ्राटेक जो कंसल्टेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर थे और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन रहा और लगभग जितने भी कंपोनेंट्स जो लोगों की बेसिक एबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं उन पर बड़ी विस्तृत जानकारी ली गई। आज देखिए, ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसको अभी हम यहाँ पे इसकी मीटिंग ले रहे थे। इसमें मेयर साहब भी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी हैं और इसमें ये है कि हल्द्वानी प्रमुख शहर है कुमाऊं का और इसमें बहुत सी बेसिक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैक करता है। सबसे पहले कंपोनेंट इसमें सीवर और सेप्टेज का है। ये जो नए एरिया जुड़े हैं उसमें आज की तारीख में सेप्टेज की व्यवस्था नहीं है, एक तो वो की गई है। पुराने एरिया में भी जहाँ पे सीवर नेटवर्क नहीं है उसमें सीवर लाइन बिछाने का नेटवर्क है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।